थ्योरम है एक, अब ये थ्योरम क्या है कि अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये आपने ये थ्योरम याद रखना है। इससे पहले हमने बाउंडेड का पढ़ा था। बाउंडेड क्या होता है कि कोई एक ऐसा नंबर, हमें ऐसा एक नंबर मिल जाए जो उस पूरी सीक्वेंस की हर टर्म से बड़ा हो, ठीक है। तो वो बाउंडेड सीक्वेंस कहलाती है। और कन्वर्जेंट सीक्वेंस कौन सी होती है कि उसके वो जो सीक्वेंस है वो सारी वो किसी एक नंबर की तरफ कन्वर्ज कर रही हो, ठीक है। कोई उसका एक नंबर ऐसा हो जो जिसकी तरफ वो सारी सीक्वेंस, उसका हर टर्म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उस नंबर की तरफ कन्वर्ज कर रहा हो, उस नंबर की तरफ जा रहा हो। तो कन्वर्जेंस की भी डेफिनेशन हमने पढ़ी है और डाइवर्जेंस की भी, उसके बाद बाउंडेड की भी। तो यहाँ पर ये थ्योरम हमें बता रहा है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड होती है। बट द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज फॉल्स। Converse of this theorem is false. It means कि a bounded sequence need not be a convergent sequence. तो इससे एक चीज़ ये साबित होती है कि कन्वर्जेंट जो सीक्वेंस है वो तो हमेशा बाउंडेड होगी। इसको आप नोट के तौर पर लिख लें। ठीक है जी, ये कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बाउंडेड सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट हो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। दोनों कंडीशन है, नीड नॉट। ये यहाँ पर मैंने ये लिखा है, नीड नॉट। इस चीज़ को आप ज़रा गौर से देखें, नीड नॉट बी अ कन्वर्जेंट। इसका ये मतलब है कि एक जो बाउंडेड सीक्वेंस अगर हमारे पास आएगी तो वो कन्वर्जेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है, वो हमेशा बाउंडेड होगी, ऑलवेज बाउंडेड होगी। दोबारा सुन ले कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है, लेकिन हर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती। क्लियर हो गया? अब ये इसकी एक एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है। एग्जाम्पल इसकी देख लें कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है ए एन एक सीक्वेंस है, और वो कौन सी सीक्वेंस है? कुछ इस टाइप की, 1 प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n। तो ये इस तरह की सीक्वेंस है। अब ये क्या सीक्वेंस बनेगी अगर हम n में n को रिप्लेस, इसकी सीक्वेंस बनाएं? तो n पर हम क्या कंडीशन होती है? इनपुट वैल्यूज़ हमने कौन सी देनी होती है? हमने वैल्यूज़ देनी होती हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की। यानी कि अगर n हम 1 रखें, ठीक है, तो क्या सीक्वेंस, क्या नंबर बनता है? 0 बनता है। n अगर 2 रखें तो 2 बन जाएगा। फिर n 3 रखें तो 0 बन जाएगा।
N4 रखें तो 2 बन जाएगा। तो ये सीक्वेंस बनेगी, यही सिर्फ 0 2 0 2, ठीक है, फिर 0 फिर 2 एंड सो ऑन। ये हमारी सीक्वेंस, अगर हम इस सीक्वेंस के हिसाब से देखें तो ये सीक्वेंस बनेगी इसके मुताबिक, ठीक है। अब ये देखें, हर टर्म हमें एक नंबर ऐसा मिल गया है, कौन सा नंबर 2, जो हमने हम इसको कहते हैं एम। एम एक ऐसा 2 है, वैल्यू है जो 2 है, जो इसकी हर टर्म के या तो इक्वल है या लेस है। तो बाउंडेड की हमारे पास कंडीशन क्या थी? बाउंडेड की हमारे पास कंडीशन भी तो यही थी ना, कि बाउंडेड की कंडीशन ये थी कि ए एन इज़ लेस देन इक्वल टू एम होना चाहिए, तो फिर वो बाउंडेड होगी। अब ए एन का मतलब इसकी हर टर्म, कोई भी इसकी टर्म हो सकती है। तो अब हर टर्म इसकी देखें, या तो 2 से लेस है या 2 के इक्वल है, ठीक है। अब ये ठीक है, फॉर ऑल एन एंड सो एन ए एन इज़ बाउंडेड। अब ये बाउंडेड होगी। अब जब हम इसकी लिमिट लेंगे, ठीक है, यानी कि इसकी लिमिट, तो वो हमारे पास डिफरेंट आती है, ठीक है। लिमिट क्या हमारे पास आएगी, अगर हम इसकी इस की लिमिट लें तो वो इस कुछ इस तरह से बनेगी। लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू, अब ये ज़ीरो होगी कब, अभी हमने ये लिखा हुआ है, कब ज़ीरो होगी, व्हेन एन इज़ ऑड, ठीक है। और यही लिमिट ये 2 होगी कब 2 होगी, व्हेन एन इज़ इवन। तो लिमिट 2 नहीं हो सकती, लेफ्ट दोनों लिमिट्स इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब है इसकी लिमिट यूनिक नहीं है, ठीक है। लिमिट इज़ नॉट यूनिक, so limit does not exist and hence an sequence is divergent, ठीक है। अब ये उसी चीज़ की एग्जांपल आ गई जो अभी हमने जो थ्योरम पढ़ा था, कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब हमने एक ऐसी सीक्वेंस ली जो कि बाउंडेड थी, ठीक है, बाउंडेड ये है, लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है, ये डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो ये इसकी वो हो गई, एग्जाम्पल हो गई उसी चीज़ की, उसी थ्योरम की। उसके बाद है जी डाइवर्जेंट टेस्ट। डाइवर्जेंट टेस्ट, डाइवर्जेंट टेस्ट क्या है? एन अनबाउंडेड सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट
तो अच्छा, अब यहाँ से आपको एक चीज़ मिलेगी कि हमने पहले कहा था कि जो बाउंडेड सीक्वेंस है, अभी जो एग्जांपल की थी वो बाउंडेड सीक्वेंस थी, वो भी डाइवर्जेंट ही निकली। लेकिन बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट, दोनों उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन अगर एक सीक्वेंस जो कि अनबाउंडेड हो, ठीक है, अनबाउंडेड सीक्वेंस हो, वो हमेशा डाइवर्ज करेगी। क्लियर होगी ये बात? बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्ज भी कर सकती है और डाइवर्ज भी कर सकती है, लेकिन अनबाउंडेड सीक्वेंस हमेशा डाइवर्ज करेगी, वो कन्वर्ज नहीं करेगी। ये बात आप ज़हन में रख लें, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी डेफिनेशंस हैं जो आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, याद रखनी है। उसके बाद मोनोटोनिक सीक्वेंसेस हैं, वो देखते हैं वो क्या है। मोनोटोनिक सीक्वेंसेस a sequence an is said to be, अब ये इसमें नंबर 1, नॉन डिक्रीजिंग, if an is less than equal to an plus 1 for all n। सेकंड है नॉन इंक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग क्या है? an is greater than equal to for all n। इसी तरह से तीसरी कंडीशन मैं इनका फिर डिटेल से थोड़ा सा बताता हूँ। थर्ड कंडीशन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अब इसमें an इज लेस देन आ जाएगा अकेला, एंड फोर्थ कंडीशन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, and that is an is
ग्रेटर देन ए एन प्लस वन फॉर ऑल एन। अच्छा, अब इसमें देखें कि पहली कंडीशन क्या है, नॉन इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है कि डिक्रीज नहीं कर रही, या तो इक्वल है या फिर इंक्रीज कर रही है। मसलन एक सीक्वेंस मैं इधर लिखता हूँ सिंपल 1 2 3 4, ये एक सीक्वेंस है, तो ये क्या है, नॉन डिक्रीजिंग है। एक ये सीक्वेंस है, एक और यहाँ पर लिख देता हूँ 2 2 2 2 2, ये भी एक सीक्वेंस है। अब ये दोनों सीक्वेंस जो हैं वो नॉन डिक्रीजिंग है, ठीक है। ए एन इज लेस देन इक्वल टू ए एन प्लस वन का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि नेक्स्ट टर्म जो है, एक ए एन टर्म है, उससे अगली जो टर्म है या तो उससे बड़ी होगी या इक्वल होगी। मसलन ये 2 जो है नेक्स्ट टर्म, वो 1 से या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा। इसी तरह से ये देखें ना, ये 2 इस 2 के इक्वल है, ये 2 हर टर्म ये इक्वल है, तो ये कंडीशन। अब नेक्स्ट टर्म ये 4 है, ये 3 है, तो या तो इक्वल होनी चाहिए या फिर लेस होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए प्रीसीडिंग टर्म, पिछली टर्म। तो इसको हम कहते हैं नॉन डिक्रीजिंग। इसी तरह से नॉन इंक्रीजिंग किसे कहेंगे, नॉन इंक्रीजिंग हम कहेंगे जो पहले वाली टर्म बड़ी हो, बाद वाली छोटी हो, ठीक है। मसलन वो अगर कोई ऐसी टर्म जो इस तरह की हो, मसलन 100 से स्टार्ट हो रही हो, 100 99 98 97 एंड सो ऑन, ये वाली ये कोई सीक्वेंस है, तो ये नॉन इंक्रीजिंग है, ठीक है। या फिर वही 2 2 2, इस तरह की सीक्वेंस, ये नॉन इंक्रीजिंग है। ये नॉन इंक्रीजिंग भी है और नॉन डिक्रीजिंग भी है, दोनों ही आ सकते हैं क्योंकि इक्वल आ गई ना। तो ये नॉन इंक्रीजिंग में भी आ जाती है और नॉन डिक्रीजिंग, दोनों की दोनों कंडीशंस को ये फुलफिल करती है, ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल करती है। क्लियर है? अच्छा, इसी तरह से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि वो इक्वल वाली कंडीशन इसमें ख़त्म हो जाती है। वो वही ये वाली 1 2 3 4, यही हो सकती है बस। इसी तरह की ये सीक्वेंसेस, इसी तरह की सीक्वेंसेस हो सकती हैं जो हर टर्म उससे बड़ी हो, इक्वल वाली कंडीशन यहाँ पर ख़त्म। इसी तरह से डिक्रीजिंग में भी जो है वो इक्वल वाली कंडीशन ख़त्म, मसलन ये वाली जो बताई थी 99 98 एंड सो ऑन, तो ये कंडीशन आ जाती है इसमें, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगी, इसमें भी इक्वल वाली कंडीशन यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो इसको हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग, इस तरह से ये हम इनको डिफाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक थ्योरम है, नेक्स्ट ये थ्योरम है एक, उसकी स्टेटमेंट, हम ये थ्योरम्स की जस्ट स्टेटमेंट ही कर रहे हैं। थ्योरम की हमें स्टेटमेंट क्या बताती है कि इफ़ a differentiable function f defined on one
टू इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1 टू इन्फिनिटी, और इधर ओपन इंटरवल, ठीक है, 1 टू इन्फिनिटी इज सच दैट f of n is equal to an देन ये जो सीक्वेंस बनती है an इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अकॉर्डिंग एज f is increasing और डिक्रीजिंग ऑन यही इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी। अच्छा, इस थ्योरम का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जो इस इंटरवल पर डिफाइन हो 1 टू इन्फिनिटी पर, तो जो सीक्वेंस होगी ना an, उस फंक्शन की जो सीक्वेंस बनेगी वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किसके हिसाब से होगी? उस फंक्शन के हिसाब से। अगर फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा तो उसी हिसाब से सीक्वेंस भी इंक्रीज और डिक्रीज करेगी। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो सीक्वेंस भी इंक्रीजिंग होगी, और फंक्शन डिक्रीजिंग है तो सीक्वेंस भी डिक्रीजिंग होगी। ठीक है, यानी कि फंक्शन और सीक्वेंस ये सेम स्टाइल से ये आगे कंटिन्यू होते हैं। अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो सीक्वेंस भी इंक्रीज करेगी, तो सीक्वेंस इंक्रीज डिक्रीज कर रही है तो फंक्शन भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगर आपने इसी तरह से क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो हम सीक्वेंस को इंक्रीज करेंगे तो चेक करना चाहें तो हम उसका फंक्शन लेकर nth फंक्शन लेकर हम उसको देख लेंगे कि वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, उसी हिसाब से बाकी बाकी काम हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी। एक नेक्स्ट थ्योरम है, अ बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है। अ बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो बॉन्डेड मोनोटोनिक सीक्वेंस का मतलब है या वो चाहे मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रही हो चाहे डिक्रीज कर रही हो, जिस तरह की भी वो बिहेवियर हो उसका, और अगर साथ में वो बाउंडेड भी होगी तो वो कन्वर्ज ज़रूर करेगी। ठीक है, बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑलवेज कन्वर्जेंट। अब इससे पहले जो हमने थ्योरम पढ़ा था उसको ज़रा रिकॉल करेंगे। मैंने आपको बताया था कि बाउंडेड सीक्वेंस मे और मे नॉट बी कन्वर्ज, कि बाउंडेड सीक्वेंस अगर हो तो वो कन्वर्ज भी कर सकती है और डाइवर्ज भी कर सकती है, लेकिन अगर वो बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस होगी, बाउंडेड भी हो और मोनोटोनिकली इंक्रीज या डिक्रीज कर रही हो, तो फिर वो कन्वर्जेंट होगी। क्लियर होगी बात?